लास्ट क्लास में हम लोग आ गए थे डाइलेक्ट्रिक पे, फोर्स पे, है ना बच्चा। वहां से आगे बढ़े बेटा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक पे। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? देख बच्चा, क्वेश्चन है बेटा कि एक ये प्लेट मान लो, एक ये प्लेट मान लो, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B, इसके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस D है। और देख बेटा, एक और कैपेसिटर के प्लेट्स और ये कैपेसिटर प्लेट्स के लिए डिस्टेंस 2D है और बेटा लंबाई 2L है, लेकिन चौड़ाई इसकी भी B है। डाइलेक्ट्रिक किसी खास शेप का है। देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक इस शेप का। हाँ बेटा कर देंगे अपलोड। देखो देखो, डाइलेक्ट्रिक का शेप देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक का शेप ऐसा है। डाइलेक्ट्रिक का शेप कुछ यूं है, ऐसे। ये है बेटा डाइलेक्ट्रिक, ठीक। इधर देख बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इधर एक सेल लगा है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट, और इधर जो सेल लगा है बेटा, इसका ईएमएफ जाई। ठीक है। सवाल है फाइंड जाई फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक के इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बताना है बेटा कि ये ईएमएफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर तुम्हें पता है कि ये 10 वोल्ट है। ठीक है, चलो ट्राई करो। दीपक बोलो। दीपक बोलो। आवाज नहीं बच्चा आया बेटा। शुभम, शुभम सान्याल, बोलना बेटा हेलो कुछ। हेलो बोलो। सर, आज का वीडियो अपलोड कर देगा, डाटा खत्म हो गया। हाँ कर दूंगा। और पूछना है कुछ? नो सर। नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा? कल से स्टार्ट होगा, मैग्नेटिज्म। आज डिस्कशन होगा क्या? हाँ होगा बेटा, डिस्कशन होगा। प्रभात रंजन चला गया। अपना नाम जो लिखना सही लिखो बच्चा, जिसका नाम सही नहीं होगा उसका मैं किसी सवाल का जवाब दूंगा नहीं, ना उससे बात करूंगा बच्चा। आरकेवी सर कब आएंगे? मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं बच्चा। कुछ बात करनी हो बच्चा बेटा तो अगर नाम सही करो, है ना, तभी बात करेंगे बच्चा। आया किसी का आंसर? दिवेश बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर हम एनसीईआरटी फिजिक्स में चैप्टर के साथ साथ पढ़े या फिर एग्जाम एंड में पढ़े? फिर से बोलो एक बार। एनसीईआरटी को चैप्टर चल रहा है तो उसके साथ साथ पढ़े या फिर एंड में पढ़े? एंड में ही पढ़ो, ज्यादा फायदा रहेगा। 2-3 महीने पहले कि चैप्टर खत्म होने के बाद? हाँ चैप्टर एंड होने के बाद, या फिर ऐसा करो, दो तीन लेक्चर निकल जाए उसके बाद स्टार्ट करो पढ़ना। ओके सर, थैंक यू। 14 into 14 वोल्ट
20 वोल्ट, 10 वोल्ट। चल देख बेटा, देख बच्चों, डाइलेक्ट्रिक को दोनों कैपेसिटर अपनी ओर पुल करेगा बच्चा, और अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब बेटा दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, है ना। तो देख बेटा, अगर ये दोनों फोर्स बराबर है तो दोनों के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो बच्चा। इसके लिए क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला था बोलो? बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2d बाई 2d इंटू के माइनस 1, है ना बेटा। ये था फॉर्मूला ना फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने ये निकाला था बच्चा, है ना। इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे? हाँ, स्क्वायर रूट 200 आया बच्चों का आंसर, बिल्कुल सही बेटा। रूट ऑफ 200 बिल्कुल सही आंसर है। अभी देखो बेटा, इस तरफ का फोर्स क्या लिखोगे? बी एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बेटा जाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2d इंटू बेटा के माइनस 1, है ना। तो देख बेटा, के माइनस 1 कैंसिल हो गया, बी एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 2d कैंसिल हो गया। इसका मतलब जाई स्क्वायर इक्वल टू 200, सो जाई इक्वल टू 10 रूट 2 वोल्ट, है ना बेटा। मतलब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि किसका प्लेट चौड़ा है बेटा, है ना। ज्यादा लंबा प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस से फर्क पड़ता है ना बच्चा, चौड़ाई से फर्क पड़ता है ना। लिख लो। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग ये बात समझ चुके थे कि डाइलेक्ट्रिक पर कैपेसिटर फोर्स लगाता है ना बेटा। लेकिन अब उठता है मन में सवाल बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर पे फोर्स लगाता है या कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगाता है ना बच्चा, लेकिन क्यों लगाता है? उठता है ना क्वेश्चन। भाई डाइलेक्ट्रिक पे कोई चार्ज तो है नहीं बच्चा, डाइलेक्ट्रिक पे कोई चार्ज तो है नहीं, डाइलेक्ट्रिक तो बेटा इंसुलेटर है ना। तो फिर आखिर ये फोर्स क्यों लग रहा है ना। थोड़ा डाइलेक्ट्रिक का मैकेनिज्म के बारे में जाने बेटा, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो बच्चा, देखो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है बेटा। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक या कहो मैकेनिज्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझते हैं, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं डाइलेक्ट्रिक, तो आफ्टर ऑल कोई ना कोई मटेरियल है बच्चा, और कोई ना कोई मटेरियल है बेटा, तो कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है ना। अब सोच के देखो, अगर तुम कोई भी एटम सोचते हो बच्चा, अगर तुम कोई भी एटम सोचते हो तो जानते हो बेटा उसके अंदर प्रोटॉन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना। बिल्कुल। जैसे कि मान लो, अगर मैं कहूं बेटा हीलियम, जैसे मान लो मैं कहूं हीलियम, या चलो कहते हैं लिथियम, है ना बच्चा। तो लिथियम में क्या कहोगे? लिथियम में कहोगे बेटा कि सेंटर पे 3 प्रोटॉन, न्यूक्लियस पे 3 प्रोटॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बोल बेटा, है ना। और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, बोल बच्चा, ये नहीं बोलोगे? अब सोच के देखो बेटा, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया बेटा एक डाइपोल। 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा एक डाइपोल बन गया ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया, बोल बेटा। इसका मतलब ये एटम के अंदर 3 डाइपोल हो गए बच्चा, है ना। ये तीनों का डाइपोल मोमेंट मैंने तुमको दिखाया, है ना बेटा। अब ये डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट जो होगा, ये पूरे एटम का डाइपोल मोमेंट होगा बच्चा, है कि नहीं? बात समझाना। तो देखो बेटा, इस एटम का नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, है ना बेटा, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है ना बेटा। 0 हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है ना बेटा। वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन है बच्चा, बोलो। ठीक है, और कैसे वो वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो अब देख, अगर सिग्मा पी इक्वल टू नॉन जीरो है बेटा हर एटम में, तो इस एटम से बनने वाला जो मटेरियल होगा बेटा, वो मटेरियल क्या होगा, ये कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल ऐसे मटेरियल से मिलके बना जिस मटेरियल के हर एटम का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है ना बेटा। ठीक है ना, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है ना बच्चा। और अगर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट फॉर ईच एटम जीरो हो जाए बेटा, तो कहेंगे इसको हम लोग क्या, तो हम लोग कहेंगे बेटा इसको नन पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझे बेटा। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, है ना बेटा। एक ऐसे एटम जिस एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक एटम के लिए जीरो हो, वो नॉन पोलर, और जो नॉन जीरो हो वो पोलर। समझ गया बेटा, है ना। ये बात समझते हो ना। जितनी सारे रिएक्शंस तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा, वो सारी की सारी कहानी डाइपोल मोमेंट का ही खेल है ना। अगर बेटा एटम्स में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, इसका मतलब एटम अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बच्चा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा एटम आता है बेटा तो अट्रैक्शन होता है उससे, बोलो है कि नहीं, है ना बेटा। लेकिन बहुत सारे तुम कहते हो नॉन रिएक्टिव गैसेज भी हैं बेटा, जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियन, है ना बच्चा। इसमें क्या है, तो कहोगे इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता। ठीक है बच्चा। तो देख, ये हमारा बन गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये बन गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा। तो अब मैं कहूं डाइलेक्ट्रिक जो पोलर है, ऐसा एक मटेरियल, ऐसा एक मटेरियल जो कैसा है, पोलर है डाइलेक्ट्रिक, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब इसके हर एटम में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है ना बच्चा। तो इसको ऐसे ही रख के छोड़ दो, इसको ऐसे ही रख के छोड़ दोगे बेटा, तो सारे डाइपोल, हर एटम के डाइपोल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा करके एक ऐसे पोजीशन पे ठहरेंगे जब उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। तो सारे डाइपोल मोमेंट, सारे एटम के डाइपोल मोमेंट बहुत ही रैंडम तरीके से अरेंज होंगे बच्चा, बोलो है ना। सारे डाइपोल बहुत रैंडम तरीके से अरेंज होंगे बेटा, और फिर इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये अपने बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे, है ना बेटा। और ये किसी दूसरे के फील्ड में अभी आएंगे तो फोर्स बाद में देखा जाएगा वो, लेकिन ये पक्का है कि ये सब आपस में अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएंगे, और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस तरह से हर पेयर में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम कहते हो बेटा नॉन पोलर, अगर कहते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना बच्चा, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है बेटा, तो देखो इसमें कहोगे कोई भी एटम में डाइपोल मोमेंट नहीं है बच्चा, हर एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो है। इसका मतलब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस एक ही जगह पे है ना बेटा। प्लस और माइनस एक ही जगह पे है। इस तरह सारे एटम है भाई, प्लस और माइनस एक ही जगह पे हो गए तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया ना। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो का ये सिंबल हो गया, है ना। ये मत समझो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे आ गया, नहीं बच्चा। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो का ये सिंबल बनाया मैंने, प्लस और माइनस एक ही जगह पे। ठीक है बेटा, बात समझा। तो ये हुआ पोलर, ये हुआ नॉन पोलर। हर एटम का जीरो है बेटा, है ना। तो ऑब्वियस है कि सब का मिला के भी जीरो होगा, है ना। और ये सिचुएशन कब की है, ये कब की सिचुएशन है, तो कहोगे इन अब्सेंस ऑफ
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया है तो लिख लो। नोट कर लो बच्चा। डायग्राम बनाओ ना बच्चा, नोट कर लो। श्रेयांश बोलो। सर बोलो। सर इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो जो डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें जो मतलब वो उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ नेगेटिव वाला मतलब पोलराइज हो जाएगा, वो फिर ऐसे उसी पे अट्रैक्शन आने होगा, वाले, इसलिए। उसी पे आने वाले हैं, अभी वेट करो, उसी पे आने वाले हैं ना। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके बच्चा। आशीष बोलो। सर आपने जो ये बोला है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एटम्स का पोलर होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पूरा डाइलेक्ट्रिक होता है वो जीरो होता है। हाँ बच्चा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है अगर कोई बाहर से फील्ड नहीं लगाया गया तो। ओके सर, थैंक यू। इसका एग्जांपल समझते हो? यस सर। जैसे मान लो दो कागज के पीस, दो कागज के टुकड़े, ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक है बच्चा, लेकिन ये Yes, sir. आपस में करते हैं क्या अट्रैक्ट? नो सर। नहीं ना। लेकिन जब कंघी को बालों से रगड़ते हो तो कंघी में होते हैं अट्रैक्ट। यस सर। इसका मतलब अट्रैक्ट कर नहीं सकते, अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। ओके सर। ओके बच्चा। मोनू, ये बार बार फालतू बात मत लिखो बच्चा, ये बातें मीनिंगलेस है। हम लोग पढ़ाई की बात में ज्यादा अच्छा हो। सोनाली बोलो। सर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इंडक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? इंडक्शन कैसे मटेरियल में होता है बच्चा? सर पोलर मैट। हाँ बेटा, इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में पढ़ा था, किस टॉपिक के अंदर पढ़े थे? कैपेसिटेंस में सर। कंडक्टर में पढ़े थे, कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर, याद है? यस सर। ये कंडक्टर नहीं ना है बेटा। और सर अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे तो क्या बताएंगे, अभी बताने वाले हैं, तैयार करो। थैंक यू सर। ओके बच्चा। आयुष राज। आयुष। सर मेरे को ये पूछना था सर, जो आपने एटम का स्ट्रक्चर बनाया ऊपर, हाँ तो उसमें आपने जो एरो लाइन से दिखाया है वो डाइपोल मोमेंट का लाइन दिखाया ना आपने सर? हाँ बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सर नेगेटिव ठीक से पॉजिटिव क्यों होता है डाइपोल मोमेंट? हाँ बेटा बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है? अच्छा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ना बच्चा। यस सर, हम्म। यस सर, समझ गया। चल देख बच्चा, देखो बेटा, अब मैं कहूं डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। तो मान ले बेटा, मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा एटम आया बेटा जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब प्लस और माइनस ऐसे आ गया, है ना बेटा। तो देखो प्लस माइनस ऐसा है, इसका मतलब ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एटम बच्चा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले चार्ज को आगे तक धकेल देगा, नेगेटिव वाले पे पीछे फोर्स लगाएगा, है ना बेटा।
और इस एटम को ऐसा कन्वर्ट कर देगा, बोलो बेटा, ऐसा कन्वर्ट कर देगा, है कि नहीं? ऐसा कन्वर्ट कर देगा मतलब जिसमें पहले डाइपोल मोमेंट नहीं था बच्चा, लेकिन अब डाइपोल मोमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चा? अब देखो, जो पहले से डाइपोल मोमेंट है, जो पहले से इसमें डाइपोल मोमेंट है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? पॉजिटिव वाले को इधर फोर्स देगा, नेगेटिव वाले को इधर फोर्स देगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को अपने खुद के डायरेक्शन में लाना चाहेगा बच्चा, बोलो, है ना? ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ डाइपोल, है ना बच्चा? कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, वो इस डाइपोल मोमेंट पे ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना? टॉर्क लगा करके उसको सीधा कर देगा। ठीक है बच्चा? इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, तो जिसमें डाइपोल नहीं है उसको बना देगा डाइपोल, है ना बच्चा? और जिसमें डाइपोल मोमेंट है उसको खुद के डायरेक्शंस में अलाइन करना चाहेगा, है ना बेटा? तो क्या कहोगे कि अगर नॉन पोलर है बेटा, है ना, तो नॉन पोलर वाले में क्या हो जाएगा बच्चा? तो नॉन पोलर वाले में ये हो जाएगा कि जितने डाइपोल्स थे बेटा, जो डाइपोल्स क्या थे, डाइपोल मोमेंट 0 था, सबको ऐसा कन्वर्ट कर देगा, सबको बेटा ऐसा कन्वर्ट कर देगा, है ना बेटा? सबको ऐसा ऐसा कन्वर्ट कर देगा, तो सभी अब बन जाएगा डाइपोल। और अगर सभी बन गए डाइपोल, सभी बन गए डाइपोल, तो अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है ना बेटा? पहले जो कि 0 था, अब 0 नहीं है। लेकिन जो पोलर होंगे बेटा, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगाएंगे बच्चा, और उसको एकदम सीधा करना चाहेंगे, ऐसा करना चाहेंगे सबको, बोलो, है ना? ऐसा करना चाहेंगे, है ना? लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो कहोगे इसलिए क्योंकि हर डाइपोल पहले से भी डाइपोल था बच्चा। तो अगर पहले से भी डाइपोल था, इसका मतलब हर एक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स तो महसूस कर ही रहा है, साथ साथ आपस का फोर्स भी है बेटा। और आपस के फोर्स की वजह से ये ऐसा परफेक्ट स्टेट नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे रहेगा बेटा, आड़ा तिरछा रहेगा, है ना? थोड़ा सा ये आड़ा तिरछा रहेगा, है ना? ठीक है? लेकिन देखो बेटा, कोई भी डाइपोल पीछे की तरफ नहीं होगा। इसका मतलब इस बार रिजल्टेंट डाइपोल भी 0 नहीं होगा। ठीक है बेटा? बात समझा? इसमें भी डाइपोल 0 नहीं होगा। इस बार भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हल्का सा तिरछा रहेगा बेटा, हल्का सा तिरछा रहेगा, लेकिन टेंडेंसी सबकी आगे की तरफ ही होगी। ठीक है बेटा? इसको कहोगे क्या? इसको कहोगे पार्शियल पोलराइजेशन। इसको कहा जाएगा पार्शियल पोलराइजेशन। ठीक है बेटा? और इसे कहा जाएगा परफेक्ट पोलराइजेशन। ठीक है बेटा? तो कोई पूछे पोलराइजेशन का मतलब क्या है, तो कहेगा पोलराइजेशन इज बेंडिंग ऑल द डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा? पोलराइजेशन का मतलब, तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डाइपोल मोमेंट्स को अपने खुद के डायरेक्शन में करना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये पूरा पूरा हो गया तो ये परफेक्ट है, ये पूरा पूरा नहीं हुआ तो ये पार्शियल है या इम्परफेक्ट है ना बेटा? लेकिन पार्शियल हो या इम्परफेक्ट हो, वॉट एवर बी द कंडीशन, in all the condition the dipole moment is not 0. So if dipole moment is not 0, that means if this material will be placed in some external electric field, the electric field will apply some force on it. Okay bacha? And this dipole is also having net dipole moment non-zero, so it will also create some electric field all around it, है ना बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा भी और इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स भी महसूस करेगा। ठीक है बेटा? ठीक है? यहां तक डायग्राम बना लो। आशुतोष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें नॉन पोलर में ये डाइपोल आपस में फोर्स नहीं महसूस करेंगे, वैसा मतलब टेढ़े बनने के लिए? बेटा ये पहले से डाइपोल नहीं था ना बच्चा? यस सर।
पहले से डाइपोल था नहीं, हाँ डाइपोल अब ना बनाइए। तो अब जब डाइपोल बना बेटा तो अब सब क्या है, एक्सियल अरेंजमेंट। एक्सियल अरेंजमेंट में टॉर्क नहीं बनता है ना बच्चा। यस सर जी। वैभव जैन, बोलो वैभव। सर इसके अंदर ये नॉन पोलर वाले में P is not equals to 0 क्यों हुआ? अब तुम बताओ ये डाइपोल मोमेंट सब जीरो है क्या? सर ये दोनों ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया ना एक तरीके से। ये डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा, ये डाइपोल ऐसा, ये डाइपोल ऐसा। अब बताओ जीरो कैसे हुआ? सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे क्या एक दूसरे पे? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे क्या? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तभी लिखा है यहाँ, इलेक्ट्रिक इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी कहानी तब न हुई जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने तब ऐसा हुआ, पहले थोड़ी था ऐसा बेटा। नहीं सर बाहर से लगने के बाद लगाएंगे नहीं लगाएंगे? क्या ही लगाओगे? फोर्स। सर जब यस सर। किसका फोर्स? सर जब ये सारे एक ही लाइन के अंदर आ गए ना उसके बाद ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ये सब एक दूसरे फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका अरेंजमेंट कैसा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर है। एक्सियल है। यस सर। तो एक्सियल में या इक्वेटोरियल में टॉर्क नहीं बनता है ना बेटा। नो सर। फिर ओके नहीं घूमेगा ना फिर। यस सर ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। वैभव वरदान बोलो। सर पूछ रहे थे सर, अभी जो इस कंडीशन में हम लोग अभी सेल यूज कर रहे हैं, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करें तो सर उसका पोलराइजेशन तो चेंज होते रहता है सर। अल्टरनेटिंग करंट अभी क्यों यूज करोगे? जब वैसे ही पढ़ेंगे तब यूज करना, पढ़ेंगे चैप्टर में ऐसे ही हम लोग, इंतजार करो उसका बेटा। ठीक है। देखो बेटा सुनना ध्यान सब लोग। तो देख बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ में ये तुम पढ़े हो कि बाहर के मीडियम में अगर फोर्स F हो, बाहर के मीडियम में अगर फोर्स F होता है ना, तो दूसरे मीडियम में फोर्स F/K हो जाता है ना। तो अगर बाहर वाले पॉइंट पे, इस बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है बच्चा, इस बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हो? E/K बोलते हो ना, याद करो। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स F/K हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/K हो जाएगा बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पे E/K हो जाएगा, बोलो बेटा, है ना। तो अगर अंदर वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/K हो गया, इसके मतलब अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई या बढ़ गई? उत्कर्ष क्या दिक्कत है? हैंड रेज करो। उत्कर्ष हैंड रेज करो। नो प्रॉब्लम। बोलो बेटा K की वैल्यू मोर देन 1 ना, इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर के मुकाबले में अगर यहाँ कम है बेटा, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक अंदर में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है फील्ड, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड घम जाने का मतलब क्या हुआ? घट जाने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। बात समझे? तो अब बात है कि डाइलेक्ट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में कितना फील्ड बनाता है? डाइलेक्ट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में कितना फील्ड बनाता है? अब उठता है क्वेश्चन, है ना बेटा। तो फिर हमने सोचा ऐसा कि देखो बेटा इस वाले पॉइंट में या इस वाले पॉइंट में, है ना, दोनों में से किसी की बात करो,
तो कहोगे बाहर का फील्ड हमारा है ई, है ना बेटा, है ना। लेकिन मीडियम के अंदर फील्ड क्या हो गया, ई बाई के, ठीक है बेटा, घट गया। ये तभी हो सकता है जब डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक जो फील्ड है बेटा वो कितना बनाता है, ई ऑफ 1 माइनस के, है ना बेटा। मतलब डाइलेक्ट्रिक जो है वो खुद इतना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। इससे क्या समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर कितना फील्ड बनाएगा, डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर कितना फील्ड बनाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फील्ड कितना है। एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगा बेटा तो डाइलेक्ट्रिक भी ज्यादा फील्ड बनाएगा, एक्सटर्नल फील्ड कम होगा तो डाइलेक्ट्रिक कम फील्ड बनाएगा। समझा बेटा यहां तक, है ना। तो ये सब डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल जो है वो सब इतना फील्ड बनाता है, ठीक है बेटा, है ना। लेकिन अगर हम एक एक डाइपोल को देखें बेटा तो डाइपोल का फील्ड तो हमको पता है, लेकिन इस मटेरियल में लाखों करोड़ों डाइपोल है बेटा, और उन लाखों करोड़ डाइपोल को एक एक करके एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम बच्चा, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका माना एक इक्विवेलेंट सिस्टम, ठीक है। इक्विवेलेंट सिस्टम क्या माना, सुनो ध्यान से। इक्विवेलेंट सिस्टम बेटा ये माना हम लोगों ने कि देखो जब ये प्लस माइनस पास में है तो यूं मान लिया जाए कि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मान लिया जाए, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, मान लेते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, है ना बेटा। तो इस तरह से कैंसिल करेंगे अगर तो इधर बच जाएगा चार्ज नेगेटिव, इधर बच जाएगा चार्ज पॉजिटिव, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है बच्चा। तो क्या करोगे, इन सब का मान लिया गया बेटा इक्विवेलेंट सिस्टम, ठीक है। क्या कहोगे, इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट सिस्टम मान लिया जाता है, ठीक है। कैसा मान लिया गया कि ये डाइपोल, ये डाइलेक्ट्रिक, है ना, इस डाइलेक्ट्रिक में अंदर के डाइपोल कैंसिल हो गए और यहां आ गया चार्ज माइनस माइनस और यहां आ गया प्लस प्लस, है ना बेटा। ये कंडक्टर वाला इंडक्शन नहीं है, याद करो। कंडक्टर के इंडक्शन में तुम चार्ज हमेशा सरफेस के बाहर बनाया करते थे ना, यहां सरफेस के अंदर बनाओगे। भाई चार्ज सरफेस के बाहर डायग्राम बनाने का मतलब ये प्रेजेंटेशन है कि उस चार्ज को रिमूव करना आसान है, और ऐसे बनाने का पर्पस ये है कि इसको तुम रिमूव नहीं कर सकते। तो एजम्पशन है बच्चा, तो है ही नहीं, असल में डाइपोल है, असल में तो वो डाइपोल है ना बच्चा। और ये सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है, ये सब ऐसे बना रहा है फील्ड ई डाइलेक्ट्रिक। क्यों बना रहा है ऐसा, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फील्ड ई आया, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड ई आया तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया, है ना बेटा। कितना बनाया, तो इतना बनाया, ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनल टू ई। जितना स्ट्रॉन्ग ये होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये भी होगा, उसी के रेशियो बढ़ेगा। ये डबल कर दोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये हाफ कर दोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। और अब सोचो ये आखिर ई कहां से लाओगे, आखिर ये वाला भी ई कहां से लाओगे, ठीक है। तो क्या कहोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के दोनों प्लेट से आ सकता है बच्चा। तो हम ये मान सकते हैं, हम बेटा ये मान सकते हैं कि हमें मान सकते हैं बच्चा कि कैपेसिटर का ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, है ना बेटा। कैपेसिटर का ये हो गया पॉजिटिव प्लेट और कैपेसिटर का ये हो गया नेगेटिव प्लेट, है ना बेटा। और कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की वजह से इसमें ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, है ना, इसमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, है ना बच्चा, ठीक है। तो तुम क्या कहते हो कि अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है तो क्या कहते हो, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कहते हो ना, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, है ना।
अब मैंने कहा कि इसको इक्विवेलेंट चार्ज माने हो, इसको अगर डाइपोल के इक्विवेलेंट चार्ज माने हो तो मान लिया ये चार्ज हमारा क्या माइनस क्यूपी और ये चार्ज क्या प्लस क्यूपी। ठीक है बेटा, दिस क्यूपी को नाम दिया गया क्या पोलराइज्ड चार्ज। क्या नाम है इसका पोलराइज्ड चार्ज। ठीक है बच्चा, है ना। तो ये पोलराइज्ड चार्ज कितना है, तो कहोगे ये पोलराइज्ड चार्ज निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, है ना बेटा। सुनना गौर से, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो अंदर फील्ड ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, यहाँ क्यूपी यहाँ माइनस क्यूपी, तो ये वाला फील्ड कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एरिया बराबर लिया है मैंने। ठीक है बच्चा, अब इन दोनों फील्ड को इसमें पुट कर दो, है ना। नाउ क्या कहोगे, ई डाइलेक्ट्रिक क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस 1 बाई के। इसका मतलब पोलराइज चार्ज इक्वल टू कैपिटल क्यू 1 माइनस 1 बाई के। समझे बेटा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे इतना चार्ज माना जाता है और इसी चार्ज की वजह से उस पे फोर्स लगता है। ठीक है, लिख लो। बोलो मीसा। आवाज नहीं आई बच्चा। दीपक सरोड़े, तुम जो पूछ रहे हो उससे एक बार नोट्स में चेक कर लो। नहीं पूछना है मीसा को। शुभम बोलो, तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है शुभम। आशीष। सर आपने इससे पहले के से डिवाइड क्यों किया था, ई बाय के कैसे आया वो? अच्छा बोलो बेटा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? सर के Q1 Q2 बाय आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बोलो आर भाई स्क्वायर। ये तो वैक्यूम है ना। यस सर। और मीडियम में कितना? 1 बाय बोलो बोलो एप्सिलॉन नॉट के। बोलेगा। यस सर। और फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे क्यूवी? यस सर। पढ़े थे क्यूवी ना बेटा। तो अब देखो तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को। यस सर। समझ में आ गया बात? यस सर। सर और आपने वो टोटल चार्ज सारे प्लस इकट्ठा कैसे कर दिए वहां पे? कहाँ पे? यहाँ पे। यस सर। क्यूपी एक साथ कैसे आ गया? देखो 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 ना, मैंने वहां कैसे कहा था कि मान लो ये डाइपोल ये डाइपोल ये डाइपोल बोला, ऐसे कहा था ना मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बोलो। फिर डाइपोल ऐसे कहा था बेटा, बोलो। यस सर। फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, है ना। तो मैंने कहा था इस डाइपोल जो है ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं, ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं बेटा, है ना। ऐसे लाइंस बहुत सारे हैं। अब देख बच्चा, मैंने कहा था डाइपोल की संख्या बहुत ज्यादा है। यस सर। जब डाइपोल की संख्या बहुत ज्यादा है बेटा, है ना, तो एक एक डाइपोल का निकालना मुश्किल है। यस सर। तो क्या ऐसे मान सकते हैं कि ये डाइपोल और ये डाइपोल दोनों मिल करके बन गया ये डाइपोल? यस सर। हो सकते हैं। तो उसी तरह से इस पूरे लाइन को एक सिंगल डाइपोल मान सकते हैं। यस सर। तो एक सिंगल मान लिया तो क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। यस सर। अब समझ में आ गई बात? ओके सर। हाँ। थैंक यू सर। एस कुमार बोलो बच्चा। सर कनेक्शन कट गया था तो यहाँ से समझा दीजिए। ई माइनस ई डी इक्वल टू ई अपॉन के। हाँ ठीक।
वो समझ में नहीं आया था सर, कनेक्शन कट गया था उसके बाद। डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैक्यूम में और मीडियम के अंदर दोनों अलग अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए? अलग अलग। तो अगर वैक्यूम में ई है तो मीडियम में कितना? अच्छा, अभी मैंने किसी बच्चे को समझाया था, सुना था तुमने ये? नो सर। नहीं सुना? क्यों नहीं सुना बच्चा? सर कनेक्शन ठीक नहीं था। तो बेटा इसको मैं यूट्यूब पे कर दूंगा अपलोड, फिर देखे ना एक बार, ठीक है? चिंता मत करो। यस सर। रूपाली बोलो। रूपाली बोलो। सर ये जो आपने लिखवाया पोलर नॉन पोलर दोनों के लिए है ना? हाँ सबके लिए है बेटा ये। थैंक यू सर। समिधि बोलो। लिख लिया बच्चा? तो देख बेटा, हालांकि इस तरह के पोलराइज चार्ज पे क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकली होते हैं, कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल भी होता है ना? जो तुमको दिखाता हूं बेटा न्यूमेरिकल एक आध। एक खास तरह का ही क्वेश्चन है जो आता है यूजुअली, कहीं कहीं दिखता है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान ले कैपेसिटर के दो प्लेट्स, मान ले बच्चा कैपेसिटर के दो प्लेट्स, कैपेसिटर के दो प्लेट्स, ठीक है? इसका एरिया ए है और यहां डिस्टेंस डी है, ठीक है बेटा? ये ऐसे रखा हुआ है कि इसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, समझा बेटा? इसका मान लो एच पोर्शन, मान लो बेटा एच हाइट जो है वो अंदर है बेटा। एच हाइट किसी लिक्विड के अंदर है ना? और एक प्लेट हवा में है बाहर ऊपर, ठीक बेटा? अब ये है बेटा कि इस वाले को चार्ज दे दिया मैंने प्लस क्यू और इसको चार्ज दे दिया मैंने माइनस क्यू, ठीक है बेटा? तो प्लस क्यू माइनस चार्ज देने के बाद हुआ क्या कि जो वाटर का सरफेस था, जो लिक्विड का सरफेस था बेटा, ये लिक्विड का सरफेस जो कि पहले ऐसे प्लेन था बच्चा, है ना? जो पहले सरफेस हमारा प्लेन था, है ना? अब ऐसा नया नहीं, अब क्या हो गया? अब ये हुआ कि बीच में से ये यहां से बेटा ऐसे उड़ गया, ऐसे उड़ गया, ठीक है? थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा भाग गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भाग गया डेल्टा एच, है ना? तो सवाल कहता है बेटा फाइंड डेल्टा एच, फाइंड डेल्टा एच। सवाल समझ में आया कि बाकी पानी के सरफेस से वो कितना एक्स्ट्रा भाग गया, ठीक है बेटा? ठीक, सुन ध्यान से। तो देख बेटा, अभी वाले कंडीशन में कहोगे कि डाइलेक्ट्रिक कैसा है, देखो तो कहोगे डाइलेक्ट्रिक जो है वो यही है डाइलेक्ट्रिक। बोल बेटा, ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक, है ना बेटा? इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, है ना? तो क्या कहोगे? इस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू पी, इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू पी, है ना? और कितना क्यू पी? तो क्यू पी इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के, ये होगा पोलराइज चार्ज, ठीक है बच्चा? अब तुम कहोगे ये जो हमारा पोलराइज चार्ज है ना बेटा, ये नेगेटिव वाला
वो इन सब से फोर्स महसूस करेगा, इन सब की वजह से फोर्स महसूस करेगा, है ना बेटा? कितना फोर्स महसूस करेगा, ध्यान दो। तो कहोगे बेटा इसको मैंने मान लिया, जो देखो इसको मान लिया मैंने प्लस चार्ज, है ही प्लस चार्ज ये, और ये है माइनस चार्ज, तो ये प्लस माइनस से ऊपर की तरफ फोर्स, बोलो बेटा ये प्लस माइनस का ऊपर फोर्स, ठीक। अब देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस का ऊपर फोर्स रिपल्सन। अब ये प्लस ये माइनस का नीचे की तरफ क्या, अट्रैक्शन, ठीक है बच्चा। तो नेट फोर्स क्या हुआ, तो कहोगे नेट फोर्स जो होगा ये होगा क्यूपी इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूपी इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। कितना होना चाहिए देखते हैं, तो क्यूपी इंटू, ध्यान दो इसके वजह से फील्ड, इसका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस इसके वजह से फील्ड कितना, तो क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके वजह से फील्ड अट्रैक्टिव नीचे की तरफ, तो माइनस क्यूपी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट फोर्स इतना लगना चाहिए, है ना बेटा। और ये कितना है देखो, तो ये कहोगे क्यूपी दोनों में से 2 एप्सिलॉन कॉमन ले ले, तो हो गया क्यूपी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू प्लस क्यू, 2q माइनस क्यूपी, क्यूपी कितना, तो कहोगे क्यू 1 माइनस 1 बाई के, है ना बेटा, 1 माइनस 1 बाई के। और ये क्यूपी भी सेम 1 माइनस 1 बाई के, तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया क्यू 1 माइनस 1 बाई के डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू, फिर क्यू कॉमन ले ले, क्यू बाहर निकाल लो, क्या हो गया 2 माइनस 1 तो 1, और फिर प्लस 1 बाई के, दैट इज इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। बोल बेटा 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर होगा बच्चा, इतना लगेगा फोर्स, है ना। और इस फोर्स की वजह से ही पानी का लेवल ऊपर उड़ गया, है ना बेटा, पानी का लेवल ऊपर उड़ गया, ठीक है। कितना उठा, डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच उठा बेटा, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा डेल्टा एच यहाँ उठा है बेटा, है ना, इसका जो वेट है ना, वो इस नेट फोर्स के बराबर है। बोल बेटा एम जी, समझा, तो क्या लिख देगा, एफ नेट कितना बेटा, तो कहोगे क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। इसका मास कितना लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट डेल्टा एच इंटू जी, डेल्टा एच निकल गया बेटा, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्वेश्चन में दिया होगा तुमको, तभी बना सकते हैं इसको। आई बात समझ में, एक स्पेशल क्वेश्चन है इस तरह के फोर्स वाले में, एक ही क्वेश्चन है बेटा, ये लिख लो। पंकज, सर एक डाउट था सर, जब आप जो एक्स नेट लिखे हैं सर, ई नेट फोर्स नेट फिर से इक्वल्स बोलो। टू क्यूपी, फोर्स नेट इक्वल्स टू क्यूपी इनटू ई नेट जो आपने लिखा है सर, नहीं सुन पा रहे बेटा, आवाज कट रही है तुम्हारी। वेट कीजिए सर, थोड़ा बाहर जाके देखिए सर, जो डिसीजन आपने करेंगे लिखा बेटा, था बोलो। इसमें ई नेट आपने लिखा है वो कैसे लिखा सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। ई नेट सर समझा दीजिए एक बार। हेलो, हाँ बोलो। ई नेट जो आपने लिखा है सर, एफ नेट इक्वल्स टू क्यूपी इनटू एफ नेट, यस सर, इसमें ई नेट समझा दीजिए सर। एफ नेट पे दिक्कत है, यस सर, कोई तो बेटा एफ नेट इक्वल टू क्यू ही बोल सकते हैं ना, क्यू इंटू ई। यस सर, तो क्यू हो गया बेटा, क्यू हो गया इसका चार्ज, क्यू हो गया इसका चार्ज, यस सर,
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड। यस अब समझ गए? सर, वही रिजल्टेंट फील्ड कैसे लिखे वही समझना है। ये वाला। यस यस तो बेटा पॉजिटिव वाले का फील्ड क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो सिग्मा कितना होता है? क्यू बाई एरिया यस सर। डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसका भी सेम, अच्छा ठीक है सर। अरे और फिर माइनस इसका वाला फील्ड। ओके सर, थैंक यू। आरकेएस बोलो। हो गया सर। ओके बच्चा, लिख लो बच्चों। तो चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब डिस्कस करेंगे। कोई बच्चा बताओ क्या क्या करना है डिस्कस मुझे। नरेंद्र गर्ग बोलो बेटा। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा पार्ट बेटा? सर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, छूट गया था अच्छा सर ये नेट मान लो ये दोनों प्लेट पे चार्ज नहीं है। यस सर। सीधे क्या करो, पानी के अंदर रखा एक प्लेट यस सर। और एक रखा पानी के ऊपर प्लेट, कोई भी चार्ज नहीं दिया। यस सर। ठीक, तो पानी का लेवल रहेगा हमेशा बराबर। यस सर। लेकिन जैसे ही चार्ज दोगे तो चार्ज Yes, sir. आने से इस पे आएगा क्यू, इस पे आएगा कुछ चार्ज, इस पे आएगा कुछ चार्ज आएगा। यस सर। और चार्ज आने से अट्रैक्शन होगा इसमें। यस सर। अट्रैक्शन होने से पानी का लेवल खींच जाएगा ऊपर। यस सर। तो वही कितना हाइट खींच गया वो सवाल था। हाँ। तो मैं नेट फोर्स निकाल दिया। नेट फोर्स Yes, sir. निकाल करके उसको एमजी के बराबर कर दिया। यस सर। तुम्हें याद है Thank बेटा you. क्या होमवर्क दिए थे? क्या करना है डिस्कस? सर सेक्शन ई कैपेसिटेंस सेक्शन ई कैपेसिटेंस और एक्सरसाइज 2 का पार्ट, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। यस सर। अच्छा ठीक है, पहले कैपेसिटेंस निकालो। यस। पहले कैपेसिटेंस का सीट निकालो सब लोग। कैपेसिटेंस का सीट निकालो। सेक्शन ई। सेक्शन ई निकाल बेटा। सेक्शन ई में पार्ट 1 में निकाल। पार्ट 1 E1 to E5 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई 1 से लेके 5, E1 E2 E3 E4 सब तो पूछ लिया रे, और E5 भी लिख दिया। ऐसे गंदा गंदा मजाक करेगा तुम लोग? बोलो। दो पैरेलल प्लेट्स इक्वल अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रिक बढ़ दिया सो दैट इनिशियली लीकेज करंट। भाई देखो लीकेज करंट E1 में लीकेज करंट आई लीकेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C बाई R, Q बाई C, Q बाई C, A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D इंटू 1 बाई R। 1 बाई R क्या होगा? D अपॉन रो D अपॉन A, रो D अपॉन A होगा रे। रो L बाई A, L की जगह आ गया D, सॉल्व कर लो। E3 का लास्ट पार्ट। पहले E2 पूछा, किसने E2 पूछा था बेटा? E2 बताने के लायक नहीं है बच्चा, खुद से करो। देखो E3 में ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate isolated condenser consists of two metal plates of area A separation D, a slab of thickness T and dielectric constant K is inserted between the plates and it faces parallel to the plates and having the same surface area as that of the plate. Find the capacitance of system. System का निकालना है capacitance. If K equal to 2
For what value of T by D will the capacitance of system will be 3 times of the condenser with air, filling the whole space. Calculate the ratio of energy of two cases and account for the energy change, assuming charge to be constant. देख बच्चा, देखो बेटा E3 में एक कैपेसिटर का प्लेट, एरिया ए, सेपरेशन डी, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस है टी। ठीक है बच्चा, सबसे पहले निकालना है इसका कैपेसिटेंस। देखो बच्चा, मान लो कि अगर डिस्टेंस मान लूं मैं x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स। 3 बन गए कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स, दूसरा कैपेसिटर बीच वाला ए एप्सिलॉन नॉट के बाई टी, तीसरा कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारा 1 बाई सी बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इज इक्वल टू x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस t अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी माइनस एक्स। तो d माइनस टी माइनस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ये कट गया, x बाई ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या बच गया, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। बच्चा 1 मिनट आता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। देख बेटा, सवाल कहा था इफ k इक्वल टू 2 t अपॉन डी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये 3/2 हो जाए। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट के लिए क्या कहा, सी एयर इंटू 3/2 इक्वल टू सी डाइलेक्ट्रिक, सी एयर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 3/2 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई टू, के इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करो और डी बाई टी निकालो। ठीक है, टी बाई डी निकालो, उल्टा उल्टा निकालना है, टी बाई डी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी इन द टू केसेस, दोनों केस में एनर्जी का रेशियो निकालना है। अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट है तो एनर्जी का रेशियो, तो एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, और चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब यू इनिशियल बाई यू फाइनल बाई सी फाइनल बाई सी इनिशियल। कैपेसिटेंस का रेशियो वो तो यहीं से निकाल लोगे और पुट कर लो। E4 देख बच्चा, E4 में क्वेश्चन नंबर E4 हमारा कहता है बेटा, 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स each of capacitance C were connected in series to a battery with EMF E। ठीक है बेटा, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दोनों को जोड़ दिया सीरीज में विथ ए बैटरी ऑफ EMF E। ठीक है बेटा, ये C है,
और ये भी C है। Now one of the capacitors was filled up with uniform dielectric with relative permittivity K. How many times did the destructive field strength in that capacitor decrease? कहता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घट जाएगा? What amount of charge flows through the battery? देख बच्चा, अब इसके अंदर भर दिया डाइलेक्ट्रिक, तो ये हो गया C और ये हो गया CK, है ना बेटा? हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज कर जाएगा और कैपेसिटर कितना चार्ज दिया एक्स्ट्रा? देख बच्चा, तो क्या बोलेगा इस वाले केस में? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, तो चार्ज कितना रहा होगा इसमें? तो इतने रहा होगा Q1 इज इक्वल टू C/2 इंटू E। ठीक है, अब कितना? Q2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन C1 C2 बाई C1 प्लस C2, इसका मतलब CK बाई 1 प्लस K इंटू E। इतना चार्ज है ना, तो पहले इतना चार्ज था, बाद में इतना हो गया चार्ज, इसका मतलब चार्ज यहां से कितना आया? तो कहेंगे डेल्टा Q इक्वल टू Q2 माइनस Q1। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सॉरी सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब आओ फर्स्ट पार्ट में, तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो कहोगे बेटा E इनिशियल, नोट देखना पलट के, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहले का फील्ड, और E फाइनल Q2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, दोनों का निकालना है रेशियो, निकल जाएगा। आगे चलो, E4 के बाद E8, E8 पूछना है। देखो बेटा E8 में E7 ही पूछना है, E7 8 9 7 8 9। देखो बेटा 7 8 9 में 7 में कहता है इन द फिगर शोन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स with fixed plate and connected to batteries, separation between the same for capacitors, the plates are regular in shape with B length L1 L2, left half K1, right half K2, EMF of right battery is greater than left battery, neglecting any friction, find the extension and the spring। सिंपल सवाल है, इस 7 में बताने के लायक नहीं है, खाली एफबीटी देख लो। डाइलेक्ट्रिक स्प्रिंग का अगर एक्सटेंशन x हुआ तो स्प्रिंग फोर्स kx, ठीक है, इस वाले का फोर्स F1, इस वाले का फोर्स F2, तो लिख दो F1 प्लस kx बराबर F2। F1 F2 का फॉर्मूला पुट करो, आ जाएगा आंसर। अब देखो E8 में कहता है द प्लेट्स कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया A, द डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्लैब मास M, लेंथ 2L, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, लेंथ L इनसाइड द कैपेसिटर, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। देख बच्चा, ये हमारा प्लेट है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स तुमको पता है बच्चा, तो देख डाइलेक्ट्रिक के फोर्स का फॉर्मूला तुमको पता है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स वो आया था कांस्टेंट। अब बेटा फोर्स जब आया कांस्टेंट तो F इक्वल टू ma करो, तो इससे A निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब यहां से यहां आने के लिए ये लेंथ हुआ L, तो L बराबर हाफ A T स्क्वायर, T निकल गया क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है बच्चा। लेकिन जब पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन यहां से यहाँ आने में कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, और वेलोसिटी होने की वजह से ये यहाँ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकलने के बाद फिर खींचेगा अंदर, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इसका मतलब कितना मोशन हुआ देखो,
मोशन हुआ, ये टाइम टी, ये टाइम टी, ये टाइम टी, ये टाइम टी। इसका मतलब ये पूरा टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी इक्वल टू 4 इंटू टी। ठीक है बच्चा, आगे चलो E9। क्वेश्चन नंबर E9 देखो। क्वेश्चन नंबर E9 में ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is filled with dielectric up to 1/2 of the distance between plates. The manner in which the potential difference of plates varies with distance is illustrated in the figure. Which half of the space is filled with? एक मिनट, हाँ, which half of the space between the plates is filled with dielectric, and what will be the distribution of potential after the dielectric is taken out of the capacitor, provided that पहला में चार्ज कांस्टेंट, दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। देखो भाई, देख बच्चा, क्वेश्चन क्या कहता है, ये प्लेट और ये प्लेट, फर्स्ट पार्ट में आ रहा हूं मैं, कहता है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ऐसे फील्ड, फिर ऐसे फील्ड। ठीक है बेटा, हाँ, पहले पूछा गया है कि किस पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है और किस में नहीं है। तो देख बच्चा, ये हमारा है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ होता है, एयर में या मीडियम में? मीडियम में कम ना होता है बेटा, E/K होता है ना, वैक्यूम में E, मीडियम में E/K। ठीक है बच्चा, अब देखो ये पोटेंशियल ग्राफ बेटा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। इसका जो स्लोप होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका स्लोप जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें स्लोप कम है, इसमें स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से ज्यादा है। बोलो, 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से ज्यादा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं बेटा कम है ना, सॉरी, 1 का कम बेटा और 2 का ज्यादा। स्लोप कम, देखो यहाँ स्लोप कम, यहाँ स्लोप ज्यादा है ना बेटा। जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर है, इसका मतलब ये एयर है बेटा और ये डाइलेक्ट्रिक है। बोलो, फर्स्ट पार्ट में डाइलेक्ट्रिक क्लियर हो गया है ना। अब अगला पार्ट आओ, अगला पार्ट कहता है कि बताओ अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर लें, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा। सुन ध्यान से, अब कहते हो बेटा कि कैपेसिटर वही है, चार्ज कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक निकाल लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C। डायरेक्ट निकालोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, Q/C। ठीक है, कैपेसिटेंस घटा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना बेटा। अब क्या बोलोगे तुम कि अब चूंकि चार्ज कांस्टेंट है ना, अब डाइलेक्ट्रिक को निकालते ही पूरा मीडियम हो जाएगा एयर। जब पूरा मीडियम हो जाएगा एयर, इसका मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो एयर वाले में फील्ड था, है ना बेटा। जो एयर वाले में फील्ड पहले था वैसा ही फील्ड पूरे में हो जाएगा, इसका मतलब वैसा ही स्लोप पूरे में हो जाएगा। तो वैसा ही स्लोप पूरे में कर दो तो क्या कहोगे, ऐसा। और देखो पहले के मुकाबले में पहले डिफरेंस ये था, अब डिफरेंस ये है, बढ़ गया डिफरेंस। ये पहले ही कहा था ना, डाइलेक्ट्रिक निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस घट जाएगा। अब आओ सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कहता है इसका ये कैपेसिटर, ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट कहता है कि बैटरी इसमें कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है ना। जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक निकालोगे या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, कुछ भी करोगे तो क्या होगा, लिखवाया था पॉइंट,
डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे या निकालने पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कांस्टेंट। तो अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां से यहां हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्लोप। तो यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म स्लोप कर दो। हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चा। अब आ जाओ पार्ट 2 में। पार्ट 2 नहीं दिया था, दिया होगा बेटा, पार्ट 2 दिया होगा मैंने। सेक्शन सी डी बचा है पार्ट 2 का, नहीं दिया है। नो सर, नो सर, यस सर। आधे नो बोल रहे हो, आधे यस बोल रहे हो। तो चल कल करेंगे बाकी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क एक्सरसाइज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में अच्छा हीट ट्रांसफर दिया हुआ था ना, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर जो कर लेते हैं, हीट ट्रांसफर कर लेते हैं डिस्कस अभी। कैपेसिटेंस का आगे होमवर्क दे दे रहा हूं अभी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 इतना करके आना है, ठीक है। चलो हीट ट्रांसफर करेंगे डिस्कस। क्लास कल थोड़ी है, परसों क्लास होगी ना हमारी। अब हीट ट्रांसफर आज ही करेंगे, नहीं बच्चा, अभी टाइम बचा है 10 मिनट। हीट ट्रांसफर कर लेते हैं डिस्कस। नो नो जो भी कुछ कर बेटा, फायदा नहीं है कोई। होमवर्क ज्यादा लगे करने से फायदा नहीं बेटा, टाइम बचा है तो यूज कर लें। निकालो, कल क्लास है। कल है क्लास, तो होमवर्क कम कर दें। कल क्लास तो होमवर्क कम कर दूं क्या? कुछ नहीं बोल रहा। चलो हीट ट्रांसफर निकालो बच्चा, हीट ट्रांसफर खत्म कर ले। हाँ बेटा, हो सकता है दिया हो, अब आधे बच्चे बोल रहे हैं नहीं दिया था। हो सकता है दिया हो, लेकिन कल ही करेंगे डिस्कस। हीट ट्रांसफर अभी करेंगे डिस्कस। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 1 पूरा दे दूं? अच्छा ये कम कर दूं? ठीक, कम कर देता हूं। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन। अब ठीक है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन। अब चलो हीट ट्रांसफर निकालो। हीट ट्रांसफर का एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में 1 से 5 क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है देवेश जैन को, और 1 पूछना है सोनाली को। देखो 1 में, देख बेटा 1 में, assuming the sun to be a spherical body of radius r। हो चुका है बेटा, ये पहले क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है ये। 4 नंबर देखो, 4 नंबर, in a piece of metal is heated to a temperature heater and then allowed to cool in a room which is at temperature eta naught. The graph between temperature T of the metal and the time T is closest to, कौन सा ग्राफ बनेगा? तो क्या कहोगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग माइनस डी हीटा अपॉन डी टी बराबर कांस्टेंट थीटा माइनस हीटा नॉट। ठीक है बच्चा, तो क्या कर दोगे? डी हीटा अपॉन थीटा माइनस हीटा नॉट इक्वल टू के डी टी माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, देख लो लॉग फंक्शन आएगा, लॉग फंक्शन से थीटा निकालोगे बेटा तो ई का फंक्शन आएगा बेटा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ कौन सा आएगा? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलो 6 नंबर, 6 नंबर सवाल देख बच्चा। 6 नंबर, 6 नंबर सवाल कहता है टेम्परेचर डिफरेंस of 120 degree centigrade is maintained between the two ends of a uniform rod AB of length 2L. Another bent rod PQ of same cross section
connected across the AB at its steady state temperature difference between P and Q is close to, देख बच्चा, देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ये रॉड, ये और ये, ठीक है, इसकी लंबाई L/2 है, तो इसकी रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया, तो इसकी लंबाई L/4 है, तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, इसकी लंबाई L है तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R/2, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R, ठीक है बच्चा। ठीक है, अब पूछा गया है कि ये अगर हमारा 120 इज मेंटेन्ड ऑफ लेंथ 12, तो ये भी हमारा R हो जाएगा बेटे, 2R हो जाएगा ना ये, और ये R हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो, अब कहता है बेटा 120 मेंटेन किया गया, इस पूरे में मेंटेन किया गया 120, तो देख बेटा ये तो हो गया R, ये 2R और ये 3R, इसका बना दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका बना दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा 2 × 3 / 2 + 3, इसका मतलब 1.2R बोल रहे, 2 × 3 / 2 + 3 6/5 1.2, तो देख बेटा इसमें हमारा हीट फ्लो रेट क्या हो जाएगा Q, तो Q कहोगे टेम्परेचर डिफरेंस बाय R इक्विवेलेंट, टेम्परेचर डिफरेंस 120 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.2 + 1 + 1, तो हो जाएगा 3.2R, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन PQ, P से Q का डिफरेंस, तो Q इंटू रेजिस्टेंस ऑफ PQ, Q कितना हो गया देखो 120 बाई 3.2R इंटू PQ का रेजिस्टेंस, ये 1.2R कैंसिल, तो हो गया 120 इंटू 1.2 बाई 3.2, ये आंसर हो गया। आगे चलो, 7 नंबर, तो वही सवाल फिर से है कूलिंग वाला। देवेश जैन पूछना है कुछ तुम्हें, बोलो देवेश, बोलो देवेश। सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का जरा क्वेश्चन नंबर 1 जो अपन को दिया हुआ है, उसमें को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं कि सन ने कुछ एनर्जी रेडिएट करी, तो अर्थ के पास 1 मीटर स्क्वायर में उसने कितनी एनर्जी रेडिएट करी वो निकाल लेते हैं सर, फिर उसको मल्टीप्लाई अर्थ के एरिया से करते हैं, तो अर्थ के एरिया को उसमें 4πr² कब लेते हैं और कब 2πr² लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा सर। देखो बच्चा, सनलाइट जो है ऐसी आ रही है देवेश जैन, यस सर, यूं आ रही है बेटा, यस सर, और अर्थ हमारा कैसे है देखो, ऐसे ना, हाँ सर, तो बताओ क्या अर्थ के पूरे सरफेस लाइट गिरेगी? सर एक सर्कल की तरह गिरेगी, पूरे पे नहीं गिरेगी, तो सर कहां से कहां गिरेगी देखो, आधे में गिरेगी ना सिर्फ, सर πr² पे गिरेगी, इतने पे गिरेगी, तो ये कितना है 2πr²। अच्छा सुन ध्यान से पहले, ये 2πr², हाँ सर, लेकिन ये फ्लैट एरिया है कि कर्व्ड, कब, तो इंटेंसिटी और पावर में होता है I इंटू एरिया, लेकिन एरिया कैसा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर, इसलिए ये वाला एरिया 2πr का होना चाहिए, लेकिन लेंगे नहीं हम लोग, ये एरिया लेंगे πr², समझ गए? सर कभी ऐसा केस मिलता है कि अपन जब अपन 4πr² ले, 4πr² लेंगे तो कभी अपने को क्वेश्चन में इस तरीके का केस मिलेगा क्या जब अपन को 4πr² लेना पड़े अर्थ का एरिया? 4πr² तब मिलेगा बेटा जब चारों तरफ से नॉर्मली लाइट गिरे, वो संभव ही नहीं है। अच्छा सर ठीक है, थैंक यू। रॉड का आर कैसे निकाला भाई, देख बेटा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रूपाली रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो लेंथ अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस डबल होगा, बस ये सोचा। अच्छा ये बार बार क्या लिख रहा है लड़का,
होमवर्क में दीजिए सर, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 होमवर्क दे दीजिए, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और 3 पार्ट 2 होमवर्क दे दीजिए। एक बार इतना होमवर्क दें, कौन करेगा इतना? इतना कोई बच्चा नहीं कर पाएगा होमवर्क। तो होमवर्क जो दिया है बेटा उतना ही करके आना है। चलो बात करनी है श्रिया को। बोल श्रिया, क्या बात करनी है? हेलो सर, आपने अभी बताया कि डाइलेक्ट्रिक को जब अपन इंसर्ट करते हैं तो फोर्स लगता है। हाँ सर लेकिन उसका रीजन आपने नहीं बताया। अभी आपने कहा था कि वो फोर्स क्यों लगता है, तो अभी बता दिया अपन। ना बेटा कि डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज आता है, चार्ज। सर लेकिन वो तो इंसुलेटर है ना। हाँ बेटा इंसुलेटर तो है, लेकिन और वो सर डाइलेक्ट्रिक क्या डाइपोल बन गया ना बेटा, डाइपोल। हाँ सर, एक मिनट। जो फोर्स अपन लगाते हैं वो तो नीचे की तरफ लगाते हैं ना, फोर्स मतलब अपन ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो तो नीचे की तरफ लगाता है। अच्छा मैं समझ गया तेरा डाउट। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके हाँ परपेंडिकुलर है तो। हाँ 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 सुन जा, सुन मेरी बात सुन बेटा, आप तू हाँ सर। सुन श्रिया, देख ध्यान दे बच्चा। बोल तो बेटा, कैपेसिटर जो हमारा होता है ऐसा होता है ना, प्लेट्स। यस सर। अब मुझे बताओ, इनफाइनाइट वायर पढ़ी है ना बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? हाँ सर। ऐसे जो होता है इनफाइनाइट वायर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखती है? 2k लैम्डा बाई आर। यस सर। ऐसे बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ लेकिन बताओ जो एंड होगा, इस एंड के पास अगर यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा क्या? सर ये तो इनफाइनाइट वायर है तो ऐसे ही होगा ना? सेमी इनफाइनाइट है ये। अच्छा हाँ, तो हाँ ऐसे ही होगा। नहीं, नहीं बच्चा, नीचे की तरफ तो वर्टिकल में ऐसे होगा। भी आएगा ना फील्ड। हाँ ऊपर की तरफ। इसका मतलब फील्ड कैसा हो जाएगा? रिजल्टेंट हाँ हो जाएगा ऐसा। यस सर। तब सोचो, ये अगर इनफाइनाइट प्लेट है बेटा, तो इनफाइनाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो ऐसे ऐसे होगा, होगा ना? यस हाँ। लेकिन एंड के पास बोल सकते हैं ऐसा? नहीं। तो एंड के पास कैसे होना चाहिए? हाँ ऐसा। ऐसा होना चाहिए बच्चा, बोलो। यस सर। तो अब सोचो, ये रहा डाइलेक्ट्रिक, इधर माइनस माइनस चार्ज, यहाँ प्लस प्लस चार्ज है ना बच्चा? हाँ सर। तो देखो यहाँ से जो फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, तो इस नेगेटिव वाले फोर्स ऐसे लगेगा ना, उल्टा, इस फील्ड का उल्टा। यस सर। यस सर। और ये बेटा पॉजिटिव चार्ज, अच्छा तो इसके जैसे नीचे फील्ड भी। आया उसके सेम डायरेक्शन में लगेगा ना। हाँ इसके दो नीचे आ जाएंगे अब कंपोनेंट। समझ में आ गया बात? यस सर। इसको बोलते हैं बेटा फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या बोलेगे इसका नाम? क्या सर? फ्रिंजिंग इफेक्ट, फ्रिंजिंग, FRINGING, फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर। ओके सर। सोनू कुमार बोलो। हेलो सर, ये डीपीपी भी देना स्टार्ट करिए सर होमवर्क में। दे तो दूं बेटा, कर पाओगे क्या? बात ये है। नहीं सर, पहले जैसे क्लास में मिलता था सर वैसे ही सर। अच्छा ठीक है, मैं तेरा ग्रुप पे लिख दूंगा वो, है ना? ओके सर। ओके बच्चा, चल बाय बच्चों, थैंक यू सर। बाय प्रणव।